नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के माया नाज तजियाकार, अपना एक मखसूस अंदाज़ और मखसूस तर्ज़ बयान रखने वाले जनाब इकबाल शाहिद साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इकबाल। बहुत मेहरबानी। इकबाल शाहिद साहब, आज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कल भी बैठी थी, आज भी छुट्टी के बावजूद बैठी हुई है। बल्ले के निशान की बाजी है। बल्ले का निशान मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को मिलेगा, क्योंकि मैंने जो प्रोसीडिंग्स देखी हैं टेलीविज़न पे, तो मुझे उससे लगा है कि जो पीटीआई के फन खान किस्म के वकला थे, हामिद खान साहब, अली ज़फ़र साहब और दीगर, वो एक तो मुझे लगा, मैं मुमकिन है गलती पर हूँ, मैं तो आपको अपना तासुर बयान कर रहा हूँ कि वो तैयारी करके नहीं आए। दूसरा मुझे ये लगा कि वो बहुत फोकस नहीं है अपने पॉइंट पर। तो मुझे तो लग रहा है कि बल्ला गया, पीटीआई को बल्ला शायद न मिले। आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए, बड़ी मेहरबानी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा से बड़ा हमेशा ख्वाहिश रहती है कि आपके साथ प्रोग्राम किया जाए। अल्लाह खुश रखे। सूरत ये है कि आप जैसे जिन्हें साथ में देख रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की कौम सारी ही, बेशक वो मजबूर कह सकते हैं, बेख्तियार कह सकते हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, उनको हक नहीं दिया जा रहा या नहीं दिया जाता रहा। हक की हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम के पास नहीं है। मखसूस एक तरीक़ाकार के तहत पाकिस्तान में इक़्तिदार की बंदर बांट होती है, और वही जब हम पढ़ते थे, पढ़ के नौकरियां की, फिर रिटायर हो गए और वही लोग आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है वो नाकाम हो चुका है, या उस पर माफिया ने कब्जा कर लिया, या सियासी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड फर्में बन गई हैं। आम आदमी की सियासत में कोई एक्सेस नहीं है। सूरत इस वक्त ये चल रही है कि मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ इस निज़ाम को बदलने के लिए आती रही, लेकिन आपने देखा कि नहीं बदला जा सका। अब आप ले लेते हैं कि हम कट शाट करते हैं कि आज की समात है, पेशावर हाई कोर्ट की पहले जज का फैसला है, फिर रिव्यू पटिशन का फैसला है, उसमें इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान पार्टी है। ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं जो इससे पहले आप पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में भी नहीं देख सकते। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पार्टी नहीं होता, वो फैसिलिटेट करता है, वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए जद्दोजहद करता है, और सबको यानी आप कह सकते हैं कि एक जैसी फील्ड, जिसको प्लेइंग फील्ड कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड पर मैं दरमियान में 1 मिनट लूँगा। अब लेवल प्लेइंग फील्ड भी जो है वो तो होती है, लेकिन अगर आप घोड़े को बांध दें, तो फील्ड का मुराद ग्राउंड है, स्टेडियम है जहाँ घोड़े दौड़ते हैं। अगर आप एक घोड़े की टांगे बांध दें तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी कर लें तो घोड़ा तो नहीं दौड़ रहा। अच्छा इकबाल शाहिद साहब, वैसे पीटीआई और इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं बनाए, और फिर दूसरी बात ये है कि ये मुकदमा अदालत में ले जाने का काम यानी उसने इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं किया। इस वक्त वो मुकदमे जेर बहस ही नहीं है, वो जाहिर है इमरान। तो आप जिस घोड़े को बांधने की बात कर रहे हैं, तो बांधा तो कानून ने है। नहीं, कानून नहीं बांधा, कानून नहीं बांधा। आप देखें, आप जब हम तारीख के दायरे में आइंदा आएंगे, हमारे किसी के साथ भी एफिलिएशन भी हो सकती है, हमारी राय भी हो सकती है। 200 केस इस तरह नहीं होते कि आप एक केस खत्म हो रहा है, उसकी प्रोसीडिंग हो रही है, लास्ट स्टैंड हो रहा है, सजा हो रही है, तो फिर दूसरे 4, 5, 6, 12 केसों में आप अरेस्ट कर लें। भाई 9 महीने तो हो गए हैं, अब सारे 180 88 केसेस तो सब पर अरेस्ट कर लें, सारी इंक्वायरी कर लें। और जब अगर आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी प्रोसीड कर रहे हैं, जिसका प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए, तो तब भी सजा दे दें। सारी पार्टी जो है वो सिर्फ 10,000 आदमी तो नहीं है, उनको सजा दे दें, ये कर सकते हैं। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें, सजा दे दें। बाकी पार्टी को तो आप देखें ना, उनको तो इलेक्शन लड़ने दें जो उनके जो प्रेडिसेसर हैं या सक्सेसर हैं। ठीक, इस वक्त इस तरह नहीं है। पूरी दुनिया का जो मीडिया है, जो आई वॉच किस्म के अदारे हैं, वो देख रही है पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन है। पाकिस्तान में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है कि एक तरफ तो 15 मिनट बाद नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के फ़ौरन कर देता है कि खुदा करे इलेक्शन मुलतवी हो जाए।
इस वक्त इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए जो जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको 2-4 गिनवा देता हूँ। नंबर 1, क़यादत को खौफजदा करना और उनको अरेस्ट करना, उन पर बिला वजह मुकदमात कायम करना, सेनेट में बार बार करारदाद का पेश होना, और फिर ये है कि लोगों की जो आज़ादी है कागज़ जमा करवाने की, उससे उसको प्रोटेक्ट ना करना, फजल रहमान का बार बार इलेक्शन के लिए तगोदो करना कि नहीं होने चाहिए, माहौल क्रिएट करना कि पार्टी के जो कोई भी आदमी है, किसी ने किसी ज़माने में भी पीटीआई ज्वाइन की है, उसको पकड़ना, और अगर वो कागज़ जमा कराने जाता है तो उसको कागज़ छीनना, उसके सपोर्टर को जिसने प्रपोज किया उसको पकड़ना। जो इलेक्शन कमीशन, ये है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं उसमें तो ये है कि पीटीआई ने सबसे ज्यादा कागजात जमा कराए हैं। देखो ये कोई दलील नहीं है, कागज आप वकील के थ्रू भी जमा करा सकते हैं, या मसलन जो तीसरे चौथे दर्जे के लोग हैं, अब आप देख रहे हैं कि उस तरह की सलाट नहीं है, उस तरह के सिलेक्शन का माहौल नहीं है, और अब जो समात हो रही है वो तो रोजे रोशन की तरह है। सवाल ये है ही नहीं था कि आपने कहाँ इलेक्शन करवाए। अगर तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड पर अगर हम रहते हैं तो क्या सबके साथ मुकदमों में ऐसा ही तासर सलूक किया जा रहा है? सारी पार्टियों को ये माहौल जो पीटीआई को दिया जा रहा है। मैं पीटीआई की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं उस हर चेंज के हक में हूँ। जो पुराने जो मुस्तकिल कब्जा ग्रुप है उनसे निजात हासिल करने के लिए पाकिस्तान को आवाज उठाता है। आपने बड़ी तारीखी हवाला दिया है, बहुत अच्छा दिया है। आपने कहा कि ये पुराने लोग हैं, आम लोग नहीं हैं। तो नवाज शरीफ जो इस वक्त सियासत पर छाए हुए नजर आ रहे हैं, ये तो आम आदमी थे, ग्वाल मंडी से उठे थे, इनकी तो कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं थी सियासत की। तो ये आम आदमी के तौर पे ग्वाल मंडी से उठ के सियासत में आए और फिर छा गए, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ये माफिया है? नहीं, तो आम आदमी नहीं, मैं बताता हूँ। आप लाहौर में रहते हैं जी। मैं जब 1988 में आया था लाहौर में, मैं उस जुनेजो साहब की गवर्नमेंट में था, तो मैंने यहाँ के लाहौर में जो माफियाज हैं उनको आज भी माफिया समझ बचे। उस दरमियान में डिक्टेटरशिप भी आई, फौजी हुक्मरान आए, जो बदमाश है वो जिंदा रहा, उसी तरह कब्जा कर रहा है, उसी तरह को निज़ाम ने उसको सजा नहीं दी। वजह यह है कि पाकिस्तान में जो बड़ी माजरत के साथ यह कि एहतराम इसलिए करते हैं अदालतों का, डरते हैं, दुनिया में मकाम कोई नहीं। मैं सही ओपन कहता हूँ कि अब आखिरी 4 मुल्क रह गए आपके पासपोर्ट पर। अच्छा, वैसे इमरान, अपने इकबाल शाह साहब 2018 में यही निज़ाम था, यही अदालतें थी, यही चीफ जस्टिस होता है, और उस वक्त इमरान खान साहब इनके गुण गाया करते थे, क्योंकि उस वक्त यही अदालतें, यही इस्टेब्लिशमेंट जो है ये नवाज शरीफ को स्क्वीज कर रही थी। तो इमरान खान साहब मतलब ऐसे बयान देते थे कि जैसे ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो अदलिया है वो हैंड्स इन ग्लव के तौर पे चल रहे थे। ये अब इनको तकलीफ हो रही है। ये है अलमिया। सियासतदान अगर इस बात को समझ जाएं तो काम सीधा हो जाए। यानी सारे ही वहां जाके पानी पीते हैं उस कुएं से, और वहीं पे गिरते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं, फिर दोबारा वहीं से पानी पीते हैं, अमृत समझ के। ये बात दुरुस्त है आपकी तारीखी लिहाज से कि ये गलतियों से सबक हासिल नहीं करते। लेकिन ये भी है कि जब हम ये अच्छा आपने सवाल किया था, क्योंकि मैं ये ज़हन में था मेरे कि 2018 के इलेक्शन में आप धांधली से आगे जा सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं, पेंचर पर कर सकते हैं, जीतों को हरवा सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का रोल अदा कर सकते हैं, इमरान खान का खुश होना कह सकते हैं। लेकिन कागजात जमा हो रहे थे, कागजात के सेकंडर प्रपोजर थे वो उनको कोई नहीं पकड़ रहा था, कैंपेन जारी थी, वहाँ यह तमाम सियासी पार्टियां जो है वो जल्द से जुलूस कर रही थीं। अब जल्द से जुलूस के लिए आप देखेंगे अगर अंधा कुछ उसको नजर नहीं आता कि कार्नर मीटिंग करना भी मुश्किल है, और दूसरी तरफ झंडे लहरा के सारे लाहौर के पुलों पर झंडे बांधना कोई भी सबको नजर आता है। वजह ये है कि मजबूरी ही सही, मसलन पाकिस्तानी अवाम रोजी रोटी से निकले, वो या पुलिस तशद्दुद बर्दाश्त करे। पुलिस ने मनवा लिया है कि हम चाहें तो किसी को घर से निकलने दें, और आइंदा औलादों को भी कह दें कि जो हम कहेंगे। जो इंडिया के एक शायरा कहता है कि इस वक्त हुक्मरान कहते हैं कि हवाएं भी चलें तो हमें पूछ के चलें कि कैसे चलना है। वो आपने सुनी होगी ना, जैसे 2018 में जहाजों के जहाज भर के एक खास हवा की तरफ जा रहे थे। ऐसा ही है, ठीक है। और देखें, आपने निशान की बात कही, पीटीआई, मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पर बिहेव नहीं कर रही, वो एक हजूम और एक ताकतवर ग्रोह के तौर पर एक्ट कर रही है। देखिए, निशान तो
तलवार का भी छीना गया था पीपल्स पार्टी से, तो क्या उन्होंने इस तरह का रौला कौला डाला था? उन्होंने तलवार की बजाय तीर ले लिया और आगे निकल गए। अब वो तीर के जरिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पीटीआई को तो मेरा ख्याल है कि बहाना चाहिए कोई ना कोई कन्फ्रंटेशन करने का। नहीं, उनके ब्रांड में ये चीज़ है, लेकिन उसमें कसूरवार या ट्रैप कह सकते हैं कौन हुआ है? अदालतें। वो फौरी फैसला है कि 15 मिनट में करते कि नहीं देना भला, इसमें क्या बात है? कैंपेन शुरू करो, उसको मॉनिटर करो, मॉनिटरिंग में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। आप भला कोई बात नहीं, बस आप सही आप कह रहे हो, वो भी जान के हो सकता है किसी एजेंडे पर हो। पीटीआई भी किसी एजेंडे पर भी हो सकती है कि ये बल्ले को हम इसको रगड़ते रहेंगे भी आगे, ताकि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। मे बी और मे नॉट। वजह यह है कि क्या फिर ये फैसले अदालतों को, ये जो इतनी लंबी समाअत हो रही है बड़ी माजरत के साथ, फिर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, फैजाबाद धरना, इस किस्म की चीज़ों में उलझी हुई है ना। अच्छा, वैसे एक बात है अपने इकबाल शाह साहब, आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन हम मौजूदा अदलिया को एक क्रेडिट देते हैं। एक तो ये है कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उसको कहा कि पूरी कौम देखे कि जो प्रोसीडिंग हो रही है, और कौम ने देखा कि यारियां बारियां मार रहे थे पीटीआई के जो वकला हैं। वो खोसा साहब देखें कितने बड़े वकील हैं और उनकी हालत क्या है कि क्लीन बोल्ड हो गए। फिर हम देखें कि ये जो हामिद अली खान साहब हैं, कितने बड़ा नाम है और वहां पर वो बोल नहीं सके। आज अली जफर साहब की भी यही हालत है कि मतलब बजाय फोकस करने के, बजाय मेरिट पर बात करने के, वो घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि हमारी जो वकला हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, और हमारी जो सियासी जमातें हैं, वो भी नालायक हैं। वो भी बजाय ये कि मेरिट पर केस लड़ने के, जैसे आजकल एक बहुत बड़ा केस जुल्फिकार अली भुट्टो की जो हैंगिंग है, उसको इशू बनाया जा रहा है कि जी वो जुडिशियल मर्डर था। भाई जुडिशियल मर्डर क्या है? आपने उस केस को मेरिट पर लड़ने की कोशिश नहीं की। पीटीआई पीपल्स पार्टी के वकला ने उसको सियासी रंग दिया और उसका नतीजा ये निकला। बात आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें लाइटर मोड में बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि प्रेसिडिंग जो चेयर होती है ना, उसका काम सिर्फ सुनना होता है, यानी मुखालिफ वकील दलील दे, जज उसके मुंह में लुकमा ना डाले। ठीक है। इस वक्त पर जो आप कह रहे हैं ना बहुत बड़ी बात हो रही है, तो ये अच्छा तो हो रहा है कि हर आदमी की कोई ना कोई चीजें समझ लग रही है, क्या हो रहा है, खोल रहे हैं, अच्छा कौम के लिए बेहतर है। ये चीफ जस्टिस को हम चलो क्रेडिट देते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस जब सवाल करते हैं कि जी आपने तो अगर अनअपोज भी बंदा होता है तो फिर भी वोट तो पड़ने चाहिए। नहीं, वोटर लिस्ट की बात उन्होंने की है, वोटर लिस्ट होनी चाहिए। ऐसे में कर, तो कोई वोटर लिस्ट मौजूद नहीं है, चलो ऐसे कर, कागज नहीं है मौजूद, वो जो नहीं सुने ना, ऐसा ना करें। चीफ जस्टिस साहब इसी मुल्क में रहते हैं, बाहर से तो नहीं आए। दुरुस्त कह रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन नहीं हुए? दुरुस्त। और 177 सियासी पार्टियों के 1000 इलेक्शन नहीं हुए? अच्छा, लेकिन इकबाल शाह साहब, बाकियों के इलेक्शन नहीं हुए, उनको नहीं पकड़ा गया, इस बुनियाद पर पीटीआई को छोड़ा नहीं जा सकता कि उन्होंने गलत इलेक्शन अगर कराए हैं तो। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाले को किसी बंदे को रोकते हैं तो वो कहता है यार वो बाकी भी तो वन वे काट के जा रहे हैं ना, तो इस दलील पर के बाकी भी वन वे काट के जा रहे हैं, उसको छोड़ा नहीं। अदालतों में इस तरह है, इस तरह होना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा और क्रेडिट दे दें चीफ जस्टिस साहब को कि उन्होंने आज छुट्टी के दिन भी इस केस को सुनने के लिए वो आगे हैं कि चलो यार नहीं, मैं इसीलिए मैं आज 13 तारीख है, आज कागज लेने के आखिरी दिन थे। ये कल केस खत्म हो जाना चाहिए था जो गुजर गया। हाँ, ये देखो अदालतें जो हैं अब कल निशान अलाट होने हैं। अब मुझे बताइए अगर ये समाज जारी रहती है तो टाइम कितना बचेगा? और आज ही की बात है कि जब उनके ज़हन में कुछ चीज़ आई है कि बल्ला नहीं तो बल्लेबाज, उसको बिठा लिया गया 1 मिनट पहले। वजह यह है कि चीज़ें नजर, अगर आप ट्रैफिक पुलिस का इशारा करते हैं तो चलो उसकी मिसाल दे लेते हैं। ट्रैफिक की वायलेशन पर सजाए मौत नहीं बनती। हाँ, ठीक है। और सजाए मौत पर 500 जुर्माना नहीं बनता। बहुत अच्छा। इकबाल शाह साहब, आप ये बताइए, आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बड़ा क्वेश्चन है। मैं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पत्थर पर लकीर है, और जस्टिस पहले भी चीफ जस्टिस कह चुके थे सुबह। इसी तरह आ रहा हूँ कि ये चीफ जस्टिस भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो साहब का भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही उन्होंने भी कहा था। इवन देन इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने भी डेट दी थी, इवन प्रेसिडेंट ने भी डेट दी थी, उन्होंने मिलकर भी दी थी, नहीं इलेक्शन नहीं हुए थे। इस वक्त भी माहौल जो चल रहा है, सवालिया निशान बहुत बड़ा है। और आपके सवाल का मैं जवाब जानबूझ कर नहीं देना चाहता कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि किसी भी चैनल पर ये आप मायूसी ना फैलाएं, लेकिन कोशिशें जारी हैं। आप देखिए, जब मैं 3 चीजें गुनवाई हैं,
सेनेट में 14 मेंबरों ने जो बिल टेबल किया उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सजा नहीं दी, उनको डिसीड करते। हाँ, वजह ये क्या तरीकाकार है आपके साथ। जब हम किसी पटिशनर को करते हैं और हम फिर सुनते रहते हैं, तो जिस आदमी ने वो वायलेशन की है, अब इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को जब बुलाना चाहिए था, उसके कहते भाई ऐसी ही छाननी जो आपने लगाई, छानना ये किस किस पार्टी को लगाया आपने, और आज ही के ANP को 2 लाख आपने जुर्माना किया है और उसका निशान भी आपने दे दिया है। ज्यादा मैक्सिमम ये बनता था कि इनको 2 करोड़ जुर्माना कर दें, 20 लाख जुर्माना कर दें। वजह ये फिर आप कहते हैं कि ये पेशावर क्यों गए हैं, भाई किसी शहर में तो जाना था, उनकी मर्जी है जिधर, या फिर रूलिंग दे दे कि जिस सूबे में होगा वो हाई कोर्ट उसके अलावा दूसरे सूबे की नहीं सुनेगी। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आपने देखा सिर्फ पता है क्या सर, हम जो मर्जी करें उसमें एक तो खौफ है। मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ और बड़ा ही इसमें क्लियर हूँ, इस वक्त किसी इदारे के हक में बेशक पुलिस हो, FIA हो, इंतजामिया हो, आप किसी वक्त भी उठाए जा सकते हैं और आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप अदालतों में जाएंगे प्रॉपर्टी के केस लेके, आपकी नस्लें रुल जाएंगे। तो ये सवालिया निशान है। अदालतों को चाहिए कि अगर इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने इसको सबोटाज करने में कुछ चंद % भी हिस्सा डाल रहा है तो फिर सजा क्यों नहीं देते। वजह यह है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हर किसी अलग सलूक नहीं होना चाहिए। पीपल पार्टी इलेक्शन करवाया, ठीक है, मैं एक पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा, मैंने वहाँ बैठ के इलेक्शन कराए थे, नोटिफिकेशन हो गया था। इस तरह मुस्लिम लीग नून के साथ आपका क्या है, पाक जमीयत उलमा इस्लाम, इस तरह अगर आप सिंगल आउट करेंगे तो सवाल तो बनेगा। नाजरीन, इकबाल शाहिद साहब सीनियर आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़ी दलील से बात करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि उनकी सब बातों से मैं इत्तेफाक करूं, लेकिन बात पते की करते हैं। इन्होंने निज़ाम की जो बात कही है ये 100 नहीं 101% दुरुस्त है कि हमारा निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पे गल सड़ गया है, बिल्कुल बदबूदार हो चुका है, और उससे किसी खैर की तवक्को रखनी जो है मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त नहीं है। मैं एक चलते चलते एक मिसाल दे दूं कि मैं बतौर पाकिस्तान की सियासी तारीख के तालिब इल्म के तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब की पार्टी ने और इमरान खान साहब ने जो कुछ 9 और 10 मई को किया था वो मुल्क दुश्मनी है, बिल्कुल मेरी राय उसके बारे में क्लियर है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि 8-9 महीने गुजर चुके हैं तो उनको सजा ही नहीं दी गई, रियासत ने उनको बढ़ के उनकी गर्दनें दबोची नहीं है, कैद में डाल देना तो कोई बात नहीं है ना। तो ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रियासत भी कमज़ोरी का मुजाहरा कर रही है, डर के शायद, या अपने कुछ सियासी मकासद हासिल करने के लिए वो रियासत के दुश्मनों को, मुल्क के दुश्मनों को मुबैना तौर पे, अभी तो अदालत में ने ये साबित होना है ना कि इमरान खान साहब ने और इमरान खान साहब की पार्टी ने 9 और 10 मई को जो कुछ किया है उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी तक उस पर कोई टेंजिबल किस्म का एक्ट नहीं हो पाया। तो इस हवाले से इकबाल शाहिद साहब की जो बात है ये दुरुस्त है कि जो उन वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको सजा दें, उनके खिलाफ फैसला करें, लेकिन जो बाकी लोग हैं, PTI में सारे लोग ही तो मुल्क दुश्मन नहीं हो सकते ना, और सारों ने ही रियासत के निशानों पर हमला नहीं किया होगा, तो बाकियों को तो मौका मिलना चाहिए कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें। और जिस तरह इंतखाबी निशान के हवाले से ये आगे पीछे मामलात हो रहे हैं उससे तासुर यही पैदा हो रहा है कि PTI को इलेक्शनों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को उस एफर्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और अदालतों को भी अपना रोल जो है वो पॉजिटिवली अदा करना चाहिए। इस हद तक इकबाल शाहिद साहब की बात से मैं एग्री करता हूं। तो बात हो रही थी इकबाल शाहिद साहब, तो मैं आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब हम आगे बढ़ते हैं कि बल्ला तो लगता है कि नहीं मिलना, और बल्लेबाज की तरफ चले गए हैं PTI के लोग, और कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो ग्रुप पैदा किया गया था ये PTI ने ऑप्शन 2 के तौर पर पैदा किया था, खुद ही इनका पैदा करता है। तो आपको इसके बाद क्या होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर हम अपनी गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। नाजरीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम वापस आएंगे।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन आप प्रोग्राम गुफ्तगू देख रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और सीनियर तज़कियाकार जनाब इकबाल शाह साहब। जी इकबाल शाह साहब, आगे बढ़ते हैं। बल्लेबाजी पे चली गई, पीटीआई को बल्ला नहीं बल्लेबाजी मिल गई, आगे क्या देख रहे हैं? नहीं, पैसा तो मिली नहीं, उन्होंने एक जो सेकंड ऑप्शन रखी हुई थी उस पर वो चले गए। वो आप देखें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो लिस्ट शाया की इंतखाबी निशानों की, उसमें भी बल्ला नहीं था। क्या इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान को किसी ने रोका हुआ है कि उनको डायरेक्टली जबरन भी दे सकते थे? इसमें कौन सी बात है? थोड़ा सा उनका ख्याल रख के मसलन कोई और भी दे देते। आज डिस्कशन ज़रा हम और ही बदल जाता कि आपको एक निशान मिल गया है, अब वो दिया ही नहीं, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर ही उलझे हुए हैं। इसका मतलब है कि डिलेइंग इलेक्शन पर ये आप भी पार्टी बनते जा रहे हैं, या कल को सवाल देना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कह रहा है। यानी अगर उनको कोई निशान देने, जिस तरह आपने मिसाल दी पीपल पार्टी को तलवार की बजाय ये मिला और इनको मुस्लिम लीग नून को भी मिला था, कोई हर्ज नहीं। क्या पीटीआई को आपने निशान दिया? नहीं दिया, दे देना चाहिए था ना। चलो थोड़ा सा उनके जनरल सेक्रेटरी को बुला के आप तो उसको सफ़ा अस्सी से ही मिटाना चाहते हैं, ये बात गलत है। बाकी आप देखें कि इस वक्त एक और चीज़ पर काम हो रहा है, वो एक नई खबर है। आप देखें बड़ी जल्दबाजी में जब लोग कहते हैं जी बहुत ज़्यादा कागज़ जमा हुए हैं, तो कैसे जमा हो गए हैं, तो ज़ाहिर है जो पीटीआई या कोई भी जमात हो उनके पास स्लॉट ABC होती है। अब लाहौर में 3 सीटें ऐसी हैं जिनको टिकट जारी हो गया पीटीआई का और उन पर काम हो रहा है। और वही भी बता देता हूँ कि कहीं इधर इस तरह बॉर्डर की तरफ ही है तो इधर उधर भी है। वो टिकट जब कंफर्म हो जाएगी पीटीआई की और सेकंड ऑप्शन रह ही नहीं जाएगा पीटीआई को, तो उसके बाद वो जो आदमी खड़ा है वो उस पर भी पार्टी ने रब्ता कर लिया कि हम आपको 20 करोड़ का सौदा भी हो गया। अच्छा नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर इकबाल शाह साहब दे रहे हैं, इस पर भी काम हो रहा है। अच्छा, यानी जो पीटीआई के वो मेन स्लॉट है। आप देखें जब गवर्नर वजीर आला साहब का भाग गए हैं तो ये छोटे लोग तो बेनिफिशियरी कहाँ तक खड़े वो, ठीक है। फिर कारोबारी भी होते हैं, किसी के मिल को आप बुलडोज करवा सकते हैं, किसी का भाई पकड़ सकते हैं, किसी के भाई की नौकरी ख़त्म कर सकते हैं। स्टेट जो है, ये जो स्टेट जिसको आप कह सकते हैं इंटर्म गवर्नमेंट है, ये बाकायदा एडिशनल फेज़ है सबका हुकूमत पीडीएम का। इसको तो अगर कोई कल को तारीखदान में लिखेगा, इसके हक़ में जो मर्जी लिखता रहे, लेकिन ये पता चलेगा कि ये गैर जानबदार नहीं है। क्या कभी आपने वज़ीर आला को जिसको मतलब हम कहते हैं उन पार्टियों को बुला के कभी मिलना चाहिए? ये तो क्या जानबदार है ना, ठीक है। इनको मुस्लिम लीग को मिलना चाहिए। इंतखाबात के लिए एफर्ट करने की बजाय बाकी सारे काम कर रहे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं। वो आप देखें कि हम अप्रिशिएट करते हैं वज़ीर आला पंजाब की एफर्ट को, लेकिन इस तरह की इन्वेस्टमेंट अगर कल को गवर्नमेंट आती है तो पैसे उनके पास तो बचने कोई नहीं, वो क्या लगाएंगे? ये उनका काम भी नहीं है, इनका ये काम भी नहीं तो किसी ने पूछा, किसी अदालत ने रोका नहीं ना रोका। वजह यह कि अगर आपको या मुझे कोई ओहदा दे दिया जाए इंटर्म जिस पर मैंडेट मेरा नहीं है तो मैं ऐसे काम करूँ जो मैंडेट है, तो कल को आंसरेबल तो होगा। लेकिन क्या उस वक्त का इंतजार करें जब मैं कमज़ोर हो जाऊँ? आज क्यों मना नहीं करते? सबको नजर आ रहा है कि डेवलपमेंट के काम करना ये इंटरिम गवर्नमेंट का काम नहीं है। अब भी आप देखिए कि आप लाहौर में समनाबाद चले जाएं, ऐसी सड़कें हैं जो 3-3 साल से बनने वाली हैं। अल्लाह के फजल से पीटीआई के वज़ीर आला में कख काम ने किया था, आपको तो ये तो पता है। और वो सारे पैसे खा के आराम से एक नई पार्टी बन गई है। एजाजुल हक साहब जो गंदा कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा कर लिया, अब एजाजुल हक को बंदा कौन कहे? तेरे वालिद साहब का ये सारा किया गुजारा, तो तुम किस चीज़ के? अच्छा, खुद वो कहता है कि जी जिनको किसी ने लिया वो हमने ले लिया। तो फिर इसका मतलब ये है कि इनसे पहले पूछें कि ये जो जिसका 7 लाख जो इसके अकाउंट में या एसेट थे बुजदार के, अब 4-5 अरब के तो नगद है उसके पास, कहाँ से आए? तो कहाँ से आए? कारोबार भी तो फिर आप बड़ी धड़ल्ले से कहते हैं जी मैं एक पार्टी बना के बैठा हूँ, और जो और भी लोग शामिल करते हैं वो मैं नाम अब नहीं लेता, कहीं हमारे मिलने वाले भी हैं। तो वजह ये है कि ये पाकिस्तान में एक कारोबार है, कारोबार ये एक इंडस्ट्री है, सियासत एक इंडस्ट्री है। इसलिए बयान पाकिस्तान का जो पट्ठा बैठा हुआ है, 56 का पाकिस्तान और था, 65 का और था, 70 का और था। आप देखें 54 वाले पाकिस्तान में आता, तो पुरानी हिस्ट्री सारा आपको पता, उसको छोड़ देते हैं। पाकिस्तान का जो है किसने सारा निज़ाम ख़राब किया है? मैं आपको आपकी बात को सेकंड करते हुए, बहरीन जो है ये समझ लो हमारे ये भगवानपुरे जितना मुल्क होगा, ठीक है, हम उसके पास भी मांगने के लिए चले गए हैं। हमारी इस वक्त 600 मिलियन जो है, 600 मिलियन जो है डॉलर, वो हमने प्राइवेट बैंकों के चाइना के देने हैं।
7 बिलियन तक वहाँ हमारा कर्जा पहुँच गया जो हमने देना है। तो हम यूएई का $3 बिलियन जो IMF ने कहा था कि आप शो करें, उससे सर सऊदी अरब का है। इस वक्त हमारे पास जो 11 बिलियन के करीब पहुँच गए हैं रिजर्व जो हैं, वो हमारे नहीं हैं। नहीं, सही है। वजह यह है कि हम खड़े कहाँ हैं। वो तो आर्मी चीफ की मैं समझता हूँ कि कोशिश हो रहा है, बट एफर्ट से, वरना ये तो $500 का डॉलर होने जा रहा था। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि इस कौम के ऊपर जो अजाब नाजल हुआ भाई, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट की शक्ल में मुल्क को बचाना है भाई, मुल्क तो हम तुमसे बचाना चाहते हैं। ₹47 पर यूनिट इनके दौर में बिजली का रेट बढ़ा है। और अगर ₹47 यूनिट है तो आप तो माशाल्लाह इतने बड़े अदारे चलाते रहे, कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है? क्या इंडस्ट्री लगेगी तो फिजिबिलिटी क्या है? क्या उसको जो प्रोडक्शन रेट है वो हम कंपटीटर दूसरी दुनिया के साथ रह सकते हैं? कौन सी एक्सपोर्ट करेंगे? वजह यह है कि आपने तो लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। और बाकी रही गाल के जो रियासत के फीचर्स हैं, मैं तो अब ये भी इस पर भी लोग सवाल उठाना शुरू कर गए कि पाकिस्तान प्यारा मुल्क था, बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल हुआ। स्टेट के जो आर्गन हैं जो उस रियासत को चाहिए, क्या वो हैं? क्या जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है? इस वक्त मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे घर में 2 डकैतियाँ मुसल्लह हुई थी, 3 चोरियाँ हुई, मेरी कार चोरी हो गई, आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। FIR दर्ज हैं। और इस वक्त तो CCOP भी बड़े अच्छे हैं, DIG भी बड़े अच्छे हैं जी। लोग डरते नहीं जाते, ये जो मर्जी बड़े बड़े अच्छे थाने बना लें। वजह यह है कि रियासत का सबसे पहले जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, कोई शक नहीं। बाकी सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी है कि आदमी जो है सीनियर हो गया या कुछ हो गया या बेआसरा है, उसकी ख्याल करना, वरना तो लोग जंगलों में भी रहते थे। फिर है हेल्थ है। हेल्थ के लिए अभी भी रूरल पर काम नहीं हो रहा। हम बड़े बड़े हॉस्पिटल पर काम तो हो रहा है, लेकिन वजह यह है कि उस तरीके से आप क्या मेडिसिन जो है इस पर आप ध्यान दे रहे हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स नहीं है, फक्के मारे जाए, राज का आराम ही नहीं आता। ठीक। फिर आपको जो रेट बादशाह साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? अब तो थोड़े दिन ही रह गए हैं इलेक्शन में, तो क्या हम बढ़ रहे हैं आगे? सर इलेक्शन जो है, एक तो यह है कि इस पर बहुत ताकतें लगी हुई हैं कि इलेक्शन ना हो नंबर 1, क्योंकि इकानमी का रौला डाला जाएगा और कोई खुदा ना करे कोई और इस्तीफे आए और खुदा ना करे कोई वाकया भी हो सकता है या कुछ और हो सकता है। सीरियस बात है, ये तो सब लोग खैर कह रहे हैं, मैंने कौन सा डिस्क्लोज कर दिया। इलेक्शन अगर इस तरह मैनेज करके किसी को जितवाया भी गया तो इस साल फिर इलेक्शन होंगे, इस साल के आखिर तक फिर इलेक्शन होंगे। सर्वाइव भी नहीं कोई गवर्नमेंट कर सकेगी। मुझे बताइए, या तो फिर आप कोई और तरीका सोचें, लोगों को हक़ हुक्मरानी से महरूम करें। अगर मुल्क समर्थ है तो कोई हर्ज नहीं, हम भी साथ हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या कोई सियासतदान आ जाएगा? पहली बात तो सर यह है कि रीति का ढांचा ही गलत है। हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया है, क्या उससे हम कोई चीज़ नहीं ले सकते? ज़राअत में हम उनको फॉलो करना चाहिए, हमें IT में उनको फॉलो करना चाहिए, सियासत में भी फॉलो करना चाहिए। क्या हम जो इन्वेस्टमेंट यहाँ कौन पागल लाएगा? हमारे सारे सासे बाहर है, क्या ये शक है? मुझे बताइए, यहाँ तो यही आता है कि जी आउटसोर्स करना है तो आउटसोर्स के पीछे भी बंदे निकल आते हैं। ये तो ऐसी बात तो नहीं है। और जी बिजली की महंगे IPP दोनों पार्टियों ने दिया, और आज तक मैं कहता हूँ कि एक आदमी जो बेचारा दिन रात मुशक्कत करके सिर्फ बिजली का बिल भर सकता है, नंबर 1। दूसरा, जितनी मार्केटें हैं आप किसी शहर में चले जाएं, उनके जो बाज़ारों में जाएं, रोने वाली शक्लें हैं बेचारे ताजरों की, बैठे हुए कारोबार नहीं। अच्छा, अगर उनको एक बिल आ जाए, मैं दावे से कहता हूँ कि हर बड़ा दुकानदार वो छोटा हो, एक बिल की मार है, वो सिर्फ एक बिल, उस दुकान ख़त्म हो जाएगी। ये किसने किया? आपने किया, मैंने किया है। वजह यह है कि जो लोग इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। दूसरा, आखिर में मैं ज़रूर भूल ना जाऊँ, इनको अब पाकिस्तान की जान छोड़ देनी चाहिए। अमेरिका में भी आखिर के ओबामा एक आम आदमी था, UK में एक आम आदमी हुक्मरानी कर रहे हैं, इन्होंने को ठेका लगाया हुआ है, इस तरह कानून साजी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो, ये जब 3 दफ़ा ख़त्म हुई थी बात, 2 दफ़ा के बाद जितनी मर्जी बंदा बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर बड़ी हमें उम्मीदें हैं, कुछ सुओ मोटो लेके इस पर फैसला करे और पाबंद करें पार्लियामेंट को कि कोई बंदा दुनिया में इंडिस्पेंसेबल नहीं है। अमेरिका में देख लें, 2 दफ़ा से ज़्यादा कोई। ओबामा से सवाल हुआ था, सदर उसने कहा कि मेरे भी ख्याल आया था, मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट, सबसे बड़े ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट, तो इसको कमज़ोर कर दूं, ये कैसे हो सकता है? वजह यह है कि क्या पाकिस्तान के नौजवानों को आइंदा होप है? पाकिस्तान नौजवान सियासत में कामयाब हो सकते हैं? अब पाकिस्तान में तो वैसे 20 साल पहले की बात ही है, पाकिस्तान का नौजवान उन्हीं का एम्प्लॉय बन चुका है, उन्हीं का कस्टमर बन चुका है।
उन्हीं की फैक्ट्रियों में काम करेगा, उन्हीं के धागा खरीदेगा, उन्हीं की चाय खरीदेगा, उनके कपड़ा खरीदेगा, उनसे चीनी खरीदेगा, उनसे आटा खरीदेगा, उनसे हर चीज़। इसका मतलब यह है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं इस वक्त ये दोहरी ड्यूटी दे रहे हैं, एक उनके एम्प्लॉय के तौर पर और एक उनके सर्फ के तौर पर, एक उनके सर्फ के तौर पर। तो जिस तरह ये मुल्क चल रहा है, वजह यह है। हल इसका क्या है? हल सर ये है, आराम से तो ये छोड़ने वाले नहीं है ना, जिनके इक़्तिदार पर नाखून जिन्होंने डाले हुए हैं। आपका क्या ख्याल है कि मेरे और आपका प्रोग्राम सुन के वो छोड़ देंगे? नहीं सर, हल है मौजूद। देखो पूरी दुनिया में देखा जाता है, आप देखें जब ट्रंप आया था तो उसने आते 6 मुल्कों का दाखिला बंद कर दिया था, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और एक अदालत एडिशनल सेशन जज की वहाँ, जिसकी जज फीमेल थी, उन्होंने फैसला उड़ा के रख दिया और इम्प्लीमेंट हुआ। इस वक्त ज़रूरी ये है कि सियासी पार्टियों का जो तरीकाकार है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी देखें कौन है, वो आप सारे सूबों से क्यों नहीं लेते? जब जिस मुल्क की यकजहती की अलामत सेनेट में जिसके 100 मेंबर है, 102 है, तो वो 14 आप रेगुलेशन पास कर देते हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, तो अगर अदालतें उनको डिसीड नहीं करती, इस तरह एक हल मौजूद है। नंबर 2, जब मुशर्रफ ने 1/3 फीमेल को कहा कि इनको भी अकामोडेट करो, तो मुझे बता कि उसमें मामी चाचियाँ ज़रूरी हैं, उसमें तो आप बॉर्डर लाइन बनाएं और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर कहे कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट लेडी होगी और इस रिश्ता इसका कोई नहीं होगा। आप देखें पूरी दुनिया में अगर किसी का कोई रिश्तेदार कहीं भी किसी इंडस्ट्री में, किसी सरकारी इदारे में, बेशक टैप्टा में ही हो, वो काम कर रहा हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत वो नहीं हो सकता। कायदे ने मिसाल कायम की थी कि मेरे रिश्तेदारों को मैंने नहीं मिलना। तो वजह यह है कि हल क्यों नहीं मौजूद? हाल तो चाइना की रेड बुक में है कि अगर आप पहाड़ की इतनी ऊंची चोटी भी हो जो आसमानों को चीर रही है, तो उस पर भी उतरने के लिए रास्ता होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हल क्यों नहीं है। इसलिए सियासी पार्टियों के ऊपर जो है, पहले तो जो है कि लोकल बॉडीज को मजबूत करें और उनके ग्रास रूट नीचे से लोग आएँ। यानी बच्चा पैदा हो गया किसी बड़े आदमी के, वजीर आजम जो साहबका रहा है, बच्चा पैदा, उसने वजीर आजम डायरेक्ट ही बनना है, उसको कौन सा जी ट्रेनिंग है? आप चाइना की 1 मैन पार्टी देख लें, कामयाब है, 1 पार्टी है, लेकिन वो दी जाएगा नीचे से, लोकल गवर्नमेंट से। तो वजह हल क्यों नहीं मौजूद है? फिर ये जो चीफ जस्टिस साहब ने एक अच्छा वैसे सवाल किया कि तमाम सियासी पार्टियों ने डिक्टेटरशिप कायम की हुई है, तो फिर अगर की हुई है तो आप मान भी गए हैं, तो डिक्टेटरशिप ख़त्म करवाएं, कोई फैसला करें, कोई फुल बेंच बनाएं, लाइव हो, आवाम को शिरकत का मौका मिले, और फिर यह पूछें कि भाई साहब कौन सा तुम चूरण खा के बच्चे जमे हुए हैं कि यही बनेंगे? अच्छा, वैसे इकबाल शाह साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है। ये जितनी बातें आपने कही हैं तब्दीली की, ये जमात इस्लामी भी कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी कोई स्वीप कर जाएगी? देखिए, जमात इस्लामी जो है उसके मुतल्लक पाकिस्तान में तो एक पक्का आइडिया है कि वह जमात है जिसमें बाकायदा इलेक्शन से आम आदमी आता है, खानदानी वो नहीं है, इजारादारी नहीं है, ये अब ये पाकिस्तान का कई अवाम कब इस मैनिफेस्टो को कबूल करते हैं। देखो हुआ ये है कि एक मौका आया था कराची में, तो वो आपने देखा कि वो बड़े बुरे तरीके से दुनिया देखती रह गई कि वहाँ एक ज़माने में इनके मेयर आए थे, वो भी बड़ा काम किया था। फिर सिराजुल हक साहब तो वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, बड़े दरवेश आदमी हैं, लेकिन कराची में इनको नाज़िमशिप नहीं दी गई और वो लोगों को उठाया गया, पीटीआई के लोगों को नहीं आने दिया गया। तो फिर जिस तरह जीबी में हुआ, जिस तरह हम तो इस पर भी मैं समझता हूँ कि थकते नहीं, शर्मिंदा नहीं होते कि जो सेंसिटिव इलाके हैं, जो इंडिया हमारे ऊपर बैठा हुआ है, जो क्लेम करता है कि ये आपके नहीं है, हमने आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बदली, क्या ज़रूरत थी, क्या चार्ज डालना था? फिर हमने जीबी में भी 3 वोटों, जो हमारे 3 वोट थे सिर्फ, हमने फिर हुकूमत वहाँ बदली। क्या उन लोगों को दूसरी दुनिया जो पर इंडिया क्रिटिसाइज करता है, तो क्या ये अच्छी बात थी? अब जीबी में लेना क्या था, मुझे बताइए, अदालत में लेना क्या था? कोई भी हुकूमत तो आया अपनी अना को तस्कीन देने के लिए। हाँ, क्या करना था आपने? उन लोगों को बल्कि खिदमत करते आप, जो भी हुकूमत आए उनको चाहिए कि उनको कंफर्टेबल रखें, कौमी धारे में लाएं, वहाँ लड़ाइयाँ बल्कि कम कराएं। अगर वहाँ हम इस किस्म के ग्रुप बना देंगे जो ज़ाती दुश्मनी तक चले जाएंगे, तो फिर कमज़ोर हम होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो पिछले दफ़ा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जमात इस्लामी को इस दफ़ा आप देख रहे हैं कि कोई? देखिए, जमात इस्लामी ने जब भी मुस्लिम लीग नून के साथ किसी ज़माने में अलायंस किया ना, तो अब उनको सीटें मिली हैं, हमारी दुआ है उनके लिए। इकबाल शाह साहब, हम फ़र्क करते हैं कि जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, सदर ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला और चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी, कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और अभी तक जो सिस्टम जिस अंदाज में चल रहा है, तो ये लग रहा है कि हम
इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं और जैसे हमें नज़र आ रहा है कि शायद मखलूत हुकूमत ही बनेगी जिसकी क़यादत नवाज शरीफ साहब या नून लीग करेगी, तो ये बन जाती है हुकूमत। तो आपको नहीं लगता कि हमारा जो सियासी अबतरी का सिलसिला है और जो हमारा मुआशी अबतरी का सिलसिला है, इसमें कुछ बेहतरी की सूरत जो है पैदा होगी? क्योंकि इलेक्शनों के नतीजे में जैसी भी कमज़ोर हुकूमत बने वो बहरहाल मौजूदा सेटअप से तो बेहतर होगी, और जो एक नाउमीदी की सूरत हाल छाई हुई है वो तब्दील हो जाएगी। आपको क्या लगता है? सर, पहली बात तो यह कि वो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो इस सूरत में तो बेहतर हो सकती थी कि एक सियासी जमात का जो मैनिफेस्टो है वो कामयाब हो जाए, वो हुकूमत बना ले, किसी छोटे ग्रुप को साथ मिला के, एक आधे को, ठीक है। लेकिन अगर पीडीएम की तरह 13-14 जमातें मिला के हुकूमत बनेगी तो जाहिर है उनके अपने वेस्ट इंटरेस्ट होते हैं, और उन्होंने जिस तरह का पीडीएम की हुकूमत, अभी तो खैर उसका ये एडिशनल पेज ही चल रहा है, तो कल को आप देखेंगे कि क्या 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 चीज़ें निकल रही। जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का कितने अरबों रुपये का था अकरम दुरानी के ऊपर, तो फिर फौरी वो फिर हुकूमत में आ गए। तो इस तरह फजल रहमान के बेटे जो CNW अपना नेशनल हाईवे और सारे सिस्टम काफ़ी अभी उलझे हुए हैं, कल को आएंगे। हुकूमत कोई भी वो जो आएगी वो स्वाय अपने ओहदे लेने के, क्योंकि उसमें कई पार्टियां ज़्यादा अहम हो जाएंगी, मतलब कई दफ़ा पार्टियां ज़्यादा अहम हो जाएंगी। कई दफ़ा आपको पता क्या हो कि 15 वोट भी किसी काम के ना हो सकते हैं, और मेरा एक वोट भी कई दफ़ा डिसेंडिंग वोट हो सकता है, तो वो फिर मर्जी से उसे, जैसे हमने ये पंजाब गवर्नमेंट में देखा कि PTI को ब्लैकमेल जैसे किया काफ लीग ने, तो वो आपके सामने। इससे भी अलावा आप देखें MQM तो स्टैंड बाई खड़ी है ना, तो वो तो रेट लगवाने के लिए मंडियों में फिर रहे हैं। आओ भाई हम, अच्छा, वो जब लाहौर आए तो कहते हमें ले लो भाई, तो आम बाजार में निकले रहते हैं। जब वो मुस्तफ़ा कमाल जो है, जब उस पर अपने लीडर पर इल्ज़ाम लगाता है कि राह का एजेंडा था, तो उसके साथ बैठा हुआ है, तो उसका लीडरशिप मान ली उसने। इस तरह इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो आइंदा आ रहा है ना बड़ी मादत के साथ, वो कुछ अब लोग कह रहे हैं बलोचिस्तान से आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो आप ज़रा थोड़ा सा आप देखें कि तो सेनेट जो है, इसलिए इलेक्शन आप जो जोर देते हैं कि होंगे, और गैर अदालतों के ज़हन में भी है कि वो सेनेट 50% वो ख़त्म होने जा रही है, तो मार्च में नई सेनेट में मेंबर चाहिए, और सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में ये भी हो जाएगा, ऑर्डिनेंस हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं कि उस हुकूमत में इंस्टेबिलिटी या मुआशियात, जिस तरह आप कहते हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर होगा, हमने कर्जे बहुत ज़्यादा देने हैं। पीडीएम हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए, 1400-14,000 अरब तक, ये बेमिसाल कर्जे ले लिए, बेमिसाल। तो वो लोग मांग रहे हैं। अब आप देखें ना कि चाइना ने जो CPEC के मतलब उन्होंने कहा भी हम वापस दो, बल्कि आपको सुन के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में 3% पर कर्जे होते हैं, तो उन्होंने हमें 6% पर दिया हुआ है। ये तो आपको पता है। अगली जो हुकूमत है सर, अगर मुल्क में अमन कायम नहीं होता, जो भी मुल्क के ताकतवर तबके हैं वो तमाम लोगों को फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ नहीं लेके जाते। अनरेस्ट रहेगी, और अनरेस्ट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और दूसरे मुल्कों की जो बार्गेनिंग पावर है, जो आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा मजबूत होगी। हमें कर्जे वापस करने होंगे, वो हमसे बड़ी सख्त शराइत पर मज़ीद फिर हमारे कई चीज़ें हमसे ले लेंगे। इस वक्त भी आपके सामने जो हमारे बड़े एक ज़माने में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब स्टील में लेके आए थे, तो बड़ी मुखालफत के बावजूद बहुत बड़ा कारनामा था, तो वो हम बेचने के लिए बाज़ार में रख दिया हमने। PIA है जो पर चाइना में उतर नहीं सकता था, स्ट्रिप बनानी पड़ी थी, और यूब ने कहा मैंने 777 पर ही जाना है। वो जहाज़ अभी भी वहाँ खड़ा है, उसको यूज़ भी करते हैं, और निशानी करते हैं कि पाकिस्तान दी थी। ये हमारे अदारे थे सर। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं कि जब ये ज़िंदगी है, हमारे बच्चे भी जो हैं थोड़ा सा अच्छा टाइम देख लें। लेकिन अगर इसी तरह लालच और इस तरह ज़ाती दुश्मनी पर ये मुल्क का निज़ाम चलता रहा, तो फिर आप कोई खुशगवार चेंज नहीं दे सक रहे, बल्कि मैं समझता हूँ कि ख़राबी पैदा होने जा रही है। जिस किस्म की ब्रूटल असैसिनेशन ये सरकारी अफसरान जो हैं वो दुमछल्ला बन के अपने दूसरे मुखालफों का नाटका उन्होंने बंद किए रखते हैं। अभी तो अच्छा लगता है, हर वज़ीर आला अपने साथ IG को लेकर फिरता है, तो हर सारे सूबों में कोई वज़ीर आज़म इस्लामाबाद का लेकर फिर रहा होता है, तो कल कोई उनके पीछे होंगे, तो नया IG आ जाएगा, जो नए FI वाले आ जाएंगे, नई एजेंसियों में लोग आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को एक तो समझ नहीं लग रही, जो कि सारे जेलों में भी धक्के खा चुके हैं, जो होना था हो चुके हैं, सारी नावों को ख़त्म करके अगर कुछ भला कर सकते हैं और इस मुल्क ने बिगाड़ा भी कुछ नहीं है। इस नई नस्ल बेचारी जो
डिग्रियां लेके फिर रही है और पैसे हैं नहीं, बाहर जाने की तगो-दो में है, यहाँ रोज़गार है नहीं, होप भी कोई नहीं, सिक्योरिटी भी कोई नहीं, तो ऐसे मुल्कों का दुनिया में कोई मुकाम नहीं होता। तो ये बड़ा हमारे लिए बड़े थोड़ा अरसा है इस पर सोचने के लिए कि हम इसको संवारने की वरना फिर हम अंजाम की तरफ जाते हुए हाँ। नज़र आ रहे हैं। इकबाल शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने इकबाल शाहिद साहब की मुस्तफ़ा कमाल पाशा के साथ गुफ्तगू सुनी। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।